हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन लेसन का नाम है उसको पढ़ेंगे। लेकिन हम 3.3 पढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमसे 3.3 प्रश्नावली बन पाएगी, सॉल्व कर पाएंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं, तभी तो हम लेसन 3 का 3.3 सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्या आप जानते हैं आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों को इंग्लिश में डाटा बोला जाता है। जब हम किसी वस्तु या घटना या जानकारी को संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, जब हम किसी वस्तु या घटना या जानकारी को संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे आंकड़े कहते हैं, उसे डाटा बोला जाता है। ठीक है, मतलब संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? डाटा। किसी वस्तु का हो या घटना का हो या जानकारी का हो। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। एक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं। यह एक क्या है? एक आंकड़ा दिया हुआ है कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों को कई में रख दिया है, ये संख्यात्मक मान बताया ना कि 28 विद्यार्थी हैं, तो हाँ तो विद्यार्थी, तो ये संख्यात्मक निरूपण हो गया। आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। यह भी एक क्या है? यह भी एक आंकड़ा ही है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़। चलिए अब हम देखते हैं, ये हो गया आंकड़ा। अब आंकड़ों को व्यक्त करने की विधियों को देखते हैं कि आंकड़ों को हम कैसे, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम व्यक्त कर सकते हैं। आंकड़ों को व्यक्त करने की आंकड़ों को व्यक्त करने की पहली विधि है मौखिक वर्णनात्मक रूप में। ठीक है, किसी तथ्य को शब्दों में लिखकर बताना। जैसे उदाहरण, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनमें 30 लड़के तथा 20 लड़कियां। कक्षा में 50 विद्यार्थी जिनमें 30 लड़के तथा 20 लड़कियां। ये क्या हो गया? ये हम मौखिक रूप से लिख दिया शब्दों में। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आंकड़ों को व्यक्त करने की विधि। सबसे सरल विधि मौखिक रूप में, ठीक है, या वर्णनात्मक रूप में। दूसरी देखते हैं, सारणी या तालिका के रूप में। आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके तालिका में दिखाना। तालिका में ऐसे देखिए, सारणी बनाना। ठीक है, तो ये सारणी या तालिका के रूप में आंकड़ों को व्यक्त करने की विधि हो जाएगी। जैसे इधर लिखा है कक्षा, और इधर जितनी भी कक्षाएं होंगी वो लिखेंगे हम। तो हमने अभी एक ही कक्षा ली है 7। लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है, और लड़कियों की संख्या 20 है। अब यदि हम इधर और बढ़ा, तो ये कौन सी विधि है आंकड़ों को व्यक्त करने की? सारणी या तालिका के रूप में। ठीक है, यहाँ हम बढ़ा भी सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, लड़कों की संख्या 20, इसमें कर सकते हैं, इसमें 25 कर सकते हैं, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन ये कौन सी विधि कहलाएगी? सारणी या तालिका विधि। ठीक है, आंकड़ों को व्यक्त करने की। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर आती है चित्रात्मक रूप में। तीसरे नंबर पर आती है चित्रात्मक रूप में आंकड़ों को व्यक्त करना। इसे आलेखी निरूपण भी कहते हैं, ग्राफिकली बोलते हैं इसको, ग्राफ निरूपण। ठीक है, तो एक चित्रात्मक, अब चित्रात्मक रूप में भी 4 तरीके हो सकते हैं चित्र बना के। ठीक है, ये ग्राफ का निरूपण करके, प्रदर्शन करके, ड्रॉ करके। तो पहला नंबर पे आता है एक चित्रालेख। ये विधि है चित्रात्मक रूप में पहली नंबर, पिक्टोग्राफ इसको बोला जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे आती है एक दंडालेख, बार ग्राफ, द्विदंडालेख, डबल बार ग्राफ, वृत्तालेख, पाई चार्ट। तो आपको 3.3 में एक दंडालेख और द्विदंडालेख पढ़ना है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना भी चाहिए और अपने 3.3 के लिए भी। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को और देख लेना जिससे आपसे ये बनने लगे, और इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक चित्रालेख। अब हम समझेंगे कि एक चित्रालेख द्वारा कैसे आंकड़ों को व्यक्त किया जाता है। एक चित्रालेख, पिक्टोग्राफ, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। चित्रालेख किसे कहते हैं? संकेतों का प्रयोग
संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। ये जैसे एक संकेत है, ठीक है, चित्र है। अब इसका प्रयोग करके आंकड़ों का ये हम निरूपण कर दिए, ठीक है। जुलाई में कार बनी हुई है, 2 कार है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, कार बराबर चित्र में 1 कार बराबर 100 कार, ठीक है। मतलब ये अब आंकड़ों को दर्शा रहा है कि यदि हम 1 कार जहाँ भी बनी होगी वहाँ 100 कार गिनी जाएंगी, ये कह रहा, ये दर्शाया इसीलिए है ऊपर, ठीक है। अगस्त में कितनी है, 1 2 और ये आधी, तो आधी का मतलब कितना होगा, 100 का आधा 50 कार है। सितंबर में कितनी है, 3 का कार्य का मतलब है 300 कार। अब इसी में से प्रश्न पूछ सकता है कि जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, तो जुलाई के महीने में 200 कारों का उत्पादन हुआ। अगस्त में उत्पादन कितना है, तो अगस्त में उत्पादन कितना होगा, 250, ठीक है। जुलाई में कितना होगा, 200 और इसमें होगा 250 और इधर होगा 300। तो आपको यदि ये इस तरह का आता है, चित्रालेख बना हुआ चित्र के द्वारा समझाया जाता है, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, फिर प्रश्न पूछता है, तो आपको इस तरह आंसर देना है, ठीक है। ये हो गया चित्रालेख विधि, पिक्टोग्राफ। अब हम सेकंड नंबर देखेंगे, दंड आलेख। दंड आलेख किसे कहते हैं वो चीज़ देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये है एक दंड आलेख, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ एक ऐसा चित्र होता है जिसमें लंबी लंबी पट्टियाँ बनाकर जानकारी दिखाई जाती है, जिसमें लंबी लंबी खड़ी खड़ी पट्टियाँ बनाकर जानकारी दिखाई जाती है। हर पट्टी किसी चीज़ को दिखाती है, हर पट्टी जो होती है किसी न किसी चीज़ को दिखाती है। पट्टी जितनी लंबी होगी संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं उदाहरण। ये तो गुण हो गया, अब देखते हैं उदाहरण। 3 दोस्तों के पास पेनों की संख्या निम्न है। अजय के पास 5 पेन है, राज के पास 4 पेन है, सूरज के पास 3 पेन है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा समझाना है। देखो सरल है सवाल, अब हम इसको कैसे दंड आलेख बनाएंगे। देखो ये प्रश्न लिखा, 3 दोस्तों के पास पेनों की संख्या निम्न है। अजय के पास 5 पेन है, राज के पास 4 पेन है, सूरज के पास 3 पेन है। इन आंकड़ों को क्या करना है, दंड आलेख द्वारा समझाना। तो दंड आलेख बनाने के लिए हम जब बनाते हैं तो ये क्या ग्राफ में बनाया जाता है, दंड आलेख ग्राफ पेपर में, ठीक है। बट अब अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो इधर मान लेते हैं ऊपर ये वाली लाइन को x अक्ष ऐसे और इसको y अक्ष, ठीक है। और इधर इसको, इस बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं, 0 0, ठीक है। तो ये हमेशा इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा। जहाँ x और y मिलेंगे इधर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इतना हम बना लिए। अब क्या लिखा है, देखो इधर 5 तक लिखा है। कितनी पेनों तक लिखा, 3 4 5 तक है ना। तो हम इधर जो ये संख्या दर्शाएंगे तो 5 तो रहना ही चाहिए, 1 2 और बढ़ा देंगे उससे, ठीक है, कुछ हम बढ़ा देंगे। तो हम 6 तक मान लेते हैं। तो 1 इकाई बराबर एक ही पैमाना होगा, 1 पेन। ये पेनों की संख्या, इधर हम संख्या व्यक्त करते हैं, इधर व्यक्तियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, दोस्तों के नाम। तो इधर हमने संख्या को व्यक्त किया, पेनों की संख्या। तो इधर 0 लिखा हमने, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। अब देखिए पैमाना और स्केल और इकाई, ये तीनों चीज़ एक ही है, ठीक है। 1 इकाई का मतलब है 1 पेन। ऐसा क्यों, 1 इकाई है क्या, 1 इकाई है 0 से आगे आने वाले अंक की दूरी 1 इकाई कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इतनी इकाई में कितनी पेन आएंगी, इतनी ऊंचाई में 1 पेन आएगी। यदि ऐसा आपको बना दिखे इतना बड़ा ये पट्टी, तो 1 पेन आएगी। तो अब ये पट्टी देखो, पहली वाली अजय वाली कितनी बन रही है, 5 पेन है ना। तो हमको इस पट्टी को इतना ऊपर 5 तक ले जाना होगा, 5 पेन तक दर्शाना होगा। अब ये हमें सब अपने से करना है। पहले पैमाना इधर लिखना है, x और y लिखना है, इधर संख्या लिखना है, इधर दोस्तों के नाम, ठीक है। और 1 इकाई बराबर 1 पेन मान लेना, ठीक है। अब ये हो गया अजय का 5 बन गया, तो एक पट्टी हमने अजय के लिए बना दी ना। अब सेम ही
सेम साइज का, मतलब इतनी दूरी का, इतनी चौड़ाई का, ठीक है, दूसरा बनाएंगे और जितनी इधर की दूरी है उतनी भी इधर भी रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा किसके लिए बनाना, राज के लिए 4 पेन। तो राज 4 पेन कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। चौड़ाई सभी की सेम रहेगी, ठीक है, तो लंबाई इसकी कम होगी। फिर क्या, कौन है, सूरज। सूरज के पास 3 पेन है, तो 3 पेन के लिए हम इस पट्टी को इधर तक ले जाएंगे। ये देखो बन गया आपका ये दंडालेख, ठीक है। इधर हमने नाम लिख दिया। अब इसी में से प्रश्न पूछ सकता है, पहले बनाने को दे देगा, प्रश्न देगा, फिर बोलेगा दंडालेख बनाइए, फिर और उसी में से दंडालेख बनाने के बाद प्रश्न दे देगा कि दंडालेख बनाकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे देखते हैं, दंडालेख के माध्यम से बताइए कि सबसे ज़्यादा पेन किसके पास है। तो दंडालेख के माध्यम से ही बताना है। तो दंडालेख में जिस पट्टी की ऊंचाई सबसे अधिक रहेगी उसके पास ज़्यादा होगा कोई भी वस्तु या चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, अजय के पास ज़्यादा है, क्योंकि ये पट्टी सबसे ऊपर तक है, ठीक है। तो अजय के पास क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, किसके पास है, अजय के पास उत्तर होगा। सबसे कम किसके पास से यदि पूछता तो आपको दंडालेख से ऐसे पता चल जाता है, ये सबसे छोटा दिख रहा है ना, ये वाली पट्टी, तो ये कौन सा होगा, सबसे कम सूरज के पास होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं द्विदंडालेख, ये एक दंडालेख हो गया। अब हम डबल बार ग्राफ मतलब दोहरा दंडालेख पढ़ेंगे। ये है दोहरा दंडालेख, डबल बार ग्राफ, दोहरा दंडालेख। जब हम दो अलग अलग चीज़ों की तुलना एक साथ करना चाहते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी तुलना हमें एक साथ करना है, तब द्विदंडालेख बनाते हैं, द्विदंडालेख का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इसमें हर श्रेणी के लिए 2 पट्टियाँ बनाई जाती हैं। अब जिन में हमें तुलना करना है, ए मान लो बी, तो इन दोनों के लिए क्या 2 पट्टियाँ बनाई जाएंगी, और कैसे, एक साथ में जोड़ के बनाई जाएंगी। दोनों पट्टियों का रंग अलग अलग होता है ताकि फर्क आसानी से समझ में आ सके। अब जो एक पट्टी होगी उसका कलर अलग रहेगा, बी की अलग। उदाहरण देखते हैं, चलिए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की कितनी संख्या खेल में भाग ले रही है सारणी में दर्शाया गया, इसके लिए दंडालेख निरूपित कीजिए। तो ये सारणी निरूपण हो गया आंकड़ों का, ठीक है। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, दंडालेख बनाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा दंडालेख बनेगा, द्विदंडालेख। ये तुलना भी है ना, 2 चीज़ों को हमें दर्शाना पड़ेगा इसमें। अब देखिए उसमें सिर्फ अभी एक दंडालेख में क्या होता है कि 2 चीज़ें रहती हैं, जैसे खेल हो गया और लड़कों की संख्या, ये लड़कियां नहीं होती, ठीक है, तीसरा ना होता। लेकिन अभी इसमें 3 लोग हैं, 3 चीज़ों को दर्शाना है एक साथ, तो हम 2 चीज़ों को एक साथ दर्शाएंगे और एक चीज़ को एक साथ एक तरफ, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो ये खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और लड़कों की संख्या ये दी है, लड़कियों की है। तो अब हम इसको देखते हैं दंडालेख, द्विदंडालेख बना के। तो लड़कों की 40 है क्रिकेट में, फुटबॉल में 30 और बैडमिंटन में 25। तो ये देखिए 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, ये पैमाना लेना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम इसको एक दंडालेख जैसे बनाते थे ना, हम पहले इसको भी उसी तरह बनाएंगे सेम। तो इधर हमने कौन सा अक्ष माना है, वाई अक्ष होता है इधर, और इधर यक्ष अक्ष हो गया, ठीक है। और बीच में ये इस 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर देखो कि रनों की संख्या कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यक्ष और वाई अक्ष लाइन बनाना है, ठीक है। लेकिन इसकी ऊंचाई हमें कैसे पता चलेगी, इसकी तो मान लो ठीक है यहाँ से कर दोगे आप शुरू से, लेकिन इसकी कैसे पता चलेगी कितना ऊपर जाएगी। तो जैसे हमने बताया आपको 40 बच्चे हैं ना अधिकतम, लड़कों की संख्या ये देखिए, इधर देख लो सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिकेट में हैं 40 हैं, तो बच्चों की संख्या जो होगी तो 40 करनी ही पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर संख्या हमने बताया था ना, इधर संख्या लेंगे हम, और इधर हम क्या लेंगे इस बार, खेल, ठीक है। अब लड़कों को दर्शाना है हमें, तो हम लड़कों के लिए ये वाला
बिना कलर का, और ये लड़कियों के लिए कलर का। हमने गुण पढ़े हैं ना द्विदंडालेख के कि एक में रंगा हुआ होता है जिससे दोनों में अंतर समझ में आए, तो एक रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जहाँ दिखेगा वो लड़कियों को बताएगा और ये वाला जहाँ दिखेगा वो लड़कों को बताएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, इसकी ऊंचाई हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे ज़्यादा 40 है तो हमें 40 तक ग्राफ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इकाई लेना है, तो इकाई हम पता कैसे लेते हैं, यदि 1 2 3 4 5 6 ऐसे में है 8 9 तक अधिकतम, तो हम इकाई 1 2 3 4 ही ले सकते हैं। लेकिन यदि 10 20 30 40 50 है तो हमें इकाई में फिर 10 लेना होगा। ठीक है, यदि 100 में आ रहा है 100 200 300 400 500 600 700, तो इकाई में हमें फिर इतने में एक इकाई में इधर 100 लेना पड़ेगा, फिर 200 लेना पड़ेगा, फिर 300 ऐसे। ठीक है, तो इकाई हम उतनी इकाई सब सेम रखते हैं ऊपर जब जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हम इधर कितनी इकाई ले रहे हैं, 10 इकाई। ठीक है, तो एक इकाई में 10 विद्यार्थी ले रहे हैं, मतलब कहने का, तो एक इकाई में इतने में 10 विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लड़कियों की संख्या दर्शाएगा, ये लड़कों की संख्या। चलो अब हमें बनाना है ग्राफ, निरूपण करना है। तो ये क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट में कितने लड़के हैं, 40 हैं, और लड़कियों की संख्या है 10। 40 है लड़कों की संख्या, लड़कियों की है 10, तो 40 तक लड़कों को दर्शाना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक एक पट्टी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम द्विदंडालेख में 2 पट्टियों के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, आंकड़ों को। तो अब ये 10 लड़कियों का कितना करना है, 10, तो लड़की का हम इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों से साथ में रहते हैं। हाँ ठीक है, दोनों पट्टियाँ क्या है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है। ठीक है, तो इधर बच्चों की संख्या हो गई, इधर खेल हो गया, और इधर लड़कियों की संख्या, और इधर लड़कों की संख्या। तो 40 के लिए बन गया और ये 10 के लिए बन गया। फुटबॉल में कितने बच्चे हैं भाई, 30 हैं 20 हैं, 30 लड़कों की संख्या है और लड़कियों की 20 है, तो 30 लड़कों की बनाया हमने एक पट्टी, और उसी में से जोड़ के ऐसे कर दिया, लड़कियों की बना दिया 20। ठीक है, ये बन गया। अब बैडमिंटन में कितने हैं, 25 35। अब देखो 25 35 कैसे बनाएंगे, 10 इधर है 20 इधर है, तो 25 और 30 के बीच में 20 और 25 के बीच, अरे 20 और 30 के बीच में आएगा 25, मतलब इधर। तो लड़कों की संख्या को हमें यहाँ से व्यक्त करना है। ठीक है, 25 ये बन गया। अब लड़कियों की संख्या इसमें कितनी है, 35, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 35। ठीक है, ऐसे ये देखो, ऐसा क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है। यदि ग्राफ पेपर होता तो उसमें ये पहले से ही बने होते, ऐसे ऐसे करके लाइनें, 4 इधर फिर 4 इधर ऐसे करके बनी होती, 10 लाइनें होती एक इकाई में। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ में बनाया जाता है, बट अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसी में बनाएंगे। अब बैडमिंटन में कितने हैं, 25 और 35, तो 35 इसके बीच में आएगा ना, 30 और 40 के बीच में, तो ये लड़कियों को हमने दर्शा दिया। इस प्रकार आपका ये दोहरा दंडालेख बन गया प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और आगे डिटेल में जानते हैं। डबल बार ग्राफ एक ऐसा चित्र है जिसमें 2 पट्टियाँ साथ साथ खींची जाती हैं ताकि हम 2 चीज़ों की तुलना आसानी से कर सकें। ये हो गया आपका डबल बार ग्राफ, मतलब दोहरा दंड आलेख। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये समझ में नहीं आता है आपको, आप दोबारा वीडियो देखिए, यदि नहीं समझ में आता है तो 3.3 आपसे बिल्कुल नहीं बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आपका ये तैयार हो जाए तभी 3.3 चालू करिएगा। अभी हम इसके बाद एक और विधि है, चित्र द्वारा आंकड़ों को व्यक्त करने की चौथी विधि। ठीक है, पाई चार्ट
या वृत्त आलेख, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके 3.3 में नहीं है, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। पाई चार्ट जिसमें वृत्त के अलग अलग टुकड़ों में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है। ठीक है, एक वृत्त होता है और उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, और जो चीज़ जितनी मात्रा में होती है उसे लिख दिया जाता है। टुकड़ा जितना बड़ा होगा मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। उदाहरण, मान लो एक कक्षा में 40 छात्र हैं। वे इस तरह फल पसंद करते हैं। 10 को आम पसंद है, 20 को सेब पसंद है, 10 को अमरूद पसंद है। तो इसके लिए हमें एक पाई चार्ट खींचना है। ठीक है, पाई चार्ट कैसे खींचेंगे, देखिए एक वृत्त बनाएंगे पहले। अब देखो, ये 40 छात्र हैं ना टोटल, तो ये जो वृत्त होगा ये टोटल इसके अंदर 40 छात्रों को दर्शाएगा। ठीक है, 100 को नहीं दर्शाएगा। ये वृत्त टोटल 40 छात्रों को दर्शा रहा है। तो 20 छात्रों को सेब पसंद है, तो 20 छात्रों के लिए आधा होगा, 40 का आधा, मतलब इतने जो छात्र हैं उनको सेब पसंद है। ठीक है, तो सेब का भाग आधा हो जाएगा। फिर 10 को आम पसंद है, तो 10 को आम पसंद है। अब ये 20 का आधा हुआ, इधर का 20 होगा तो इधर का भी 20 होगा। 20 का आधा हो गया तो इधर का 10 होगा, इधर का भी 10 होगा। तो 10 को आम पसंद है और 10 को अमरूद पसंद है। ठीक है, ये इस तरह पाई चार्ट बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। पूरा गोला 40 छात्रों को दर्शाता है। पूरा गोला 40 छात्रों को दर्शाता है, जो हमने आपको बताया वही लिखा। 40 का आधा 20 सेब पसंद करने वाले हैं, 40 का आधा 20 सेब पसंद करने वाले। जिस फल को ज़्यादा छात्र पसंद करते हैं उसका टुकड़ा सबसे बड़ा है। जिस चीज़ को छात्र ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसका टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया पाई चार्ट। अब हम मिलेंगे आपसे 3.3 में। इन्हीं चीज़ों को फिर से अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे, अलग अलग प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम इन्हीं चीज़ों को। ठीक है, तो आप इस वाले वीडियो को, आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे यदि समझ में ना आई हो तो एक बार और देख लें, एक बार 2 बार देख लें। और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।